टोटल सेल एंड टोटल कॉस्ट। इससे ऊपर बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट। और इससे नीचे पर, ठीक है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ध्यान रखना बच्चों, आपके कोर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आना तय है। बिल्कुल वही बताएंगे आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसके करीब 5-7 क्वेश्चन की वैरायटी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में से आज तक सवाल नहीं आया तो बताया, बस क्योंकि थ्योरी का पार्ट है। बाकी रेशो में भी बनते हैं, इसमें भी बनते हैं। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एनालिसिस का ही पार्ट है, बट आप लोगों के सिलेबस में इसका नाम अलग लिख रखा है तो ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन आप लोगों के कोर्स में इसका नाम क्या है? अलग से। तो हम भी क्या पढ़ा देते हैं? अलग से। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। बच्चों, एक तो होती है कैश बुक। क्या होती है? एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक होता है कैश अकाउंट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब में एक नाम कॉमन है और उस नाम का नाम क्या है? कैश। ये क्या है? क्या नाम है इसका? पहला क्वेश्चन, इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नोट? क्या ये वित्तीय विवरण का भाग है या नहीं है? किसने कहा? हमने कहा। तो आपको बोलना चाहिए कि कंपनी की दशा में यह जरूरी है। वो तो साथ जो लिखवाए वो तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें हैं। हाँ, अरे कैसे भाग हुआ? वित्तीय विवरण कंपनी की दशा में कितने होते हैं? 5। उनमें ये भी है। तो कंपनी की दशा में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है? पार्ट। क्या नाम है बच्चों इसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कसर ये है क्या? तो इधर देखो ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 22। फिर वापस से बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 23। बैलेंस शीट में इधर क्या आती है? लायबिलिटी। इधर क्या आता है? एसेट। बच्चों, मार्च 22 के दिन जो बैलेंस शीट थी उसमें कैश एंड बैंक का टोटल था 1 लाख। कितना टोटल था? और 1 साल बाद जो बैलेंस शीट है उसमें कैश एंड बैंक का टोटल है 200 लाख। कितना है? 1 साल बाद ही कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 100। धन्यवाद। मेरा ये क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है, हाँ या ना? 1 लाख से 200 लाख हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। नहीं। हाँ। है? कर रहा है। तो इसका आंसर है, कह नहीं सकते। क्या बोला मैंने? बच्चों, इसी कारण तो ये चैप्टर पढ़ रहे, और क्या पढ़ रहे? यदि इतना ही आसान होता कि हाँ, तो फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे होते? ये चैप्टर कहता है कि किसी के बारे में सोचने से पहले ये देखो कि ये 1 से 200 किन कर्मकांड की वजह से हुआ है। अरे, पड़ोस के अंदर एक आदमी था, साइकिल से चल रहा था आपके पड़ोस में, और 3 बार चैन उतरती थी साइकिल की, और अचानक से आपने देखा कि स्कॉर्पियो आ गई, और एक नहीं, दो दो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाएगा कि कैसे आ गया यार? अरे, टेंशन होगी कि नहीं होगी? कभी आया कैसे? पता चला गांव में खेत बेच के आए थे। क्या बेच के आए थे? बताओ क्या?
खेत बेच के आने से उन्होंने कार खरीद ली, क्या बाजार में उनकी गुडविल बढ़ जाएगी? क्या उनके घर पर शादी के रिश्ते आने लग जाएंगे? क्या वैल्यू कहां बढ़ी? दूसरा, कर्जा लिया, इसके कारण से ये 200 हो गया, क्या अब वैल्यू बढ़ेगी? क्या? तीसरा है, काम किया, मेहनत की, माल बेचा, लाभ कमाया, उससे 200 हुआ, अब बढ़ेगी क्या? ये यही कहता है कि पूरे साल में कैश में हुए आवागमन को, आवागमन मतलब आना और जाना, इसे कितनी एक्टिविटी में बांटा जाता है? कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यानी सच्चाई का पता लगाओ कि ये 1 से 200 कैसे हुआ, किन कारणों से ये बढ़त या घटत हुई। इन्हीं कारणों का एक स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? तो इमोशनल मत हो जाना किसी के ये देख करके। क्या पता लगाना? कारण कि कैसे बढ़े, क्यों बढ़े। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है? एएस। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संख्या, लेखांकन मानदंड संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है 3। क्या है? और ये अभी जो संडे को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था, उसमें तीसरे नंबर पर यह सवाल आया था कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है? 3। किसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपसे कोई बोले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ये एक स्टेटमेंट है। क्या बोलोगे? स्टेटमेंट का मतलब एक सूची है जिसमें पूरे वर्ष के दौरान कैश में हुए परिवर्तनों को 3 गतिविधि में बांटा जाता है। कैश के आने जाने को कितनी गतिविधि में? नाम कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और, कि ऑपरेटिंग से कितना आया गया, इन्वेस्टिंग से कितना आया गया, फाइनेंसिंग से कितना आया गया। फिर टोटल देख लेंगे कि टोटल कितना आया और गया। फिर ओपनिंग में आया गया को एड लेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग। अरे सच्चाई तो पता लगे, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, कितना घटत, कितना बढ़त। यही अंधाधुंध थोड़ी करोगे। यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंपनी के केस में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है क्या? हाँ है। अन्य में पार्ट है क्या? नहीं है। क्या जैनित को बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन जैनित एक प्राइवेट कंपनी होती तो इसे बनाना पड़ता क्या? यस। लेकिन फिर भी कुछ शर्तें हैं, मैं एक बार बताऊंगा, अभी नोट मत करना, बोर्ड पे देखो। किधर बटन क्या है? ये मैं जब ही देखू भाई, बच्चे तो मॉडर्न है बहुत ज्यादा। इधर देखो, ये किसका पार्ट है बच्चों? किसकी दशा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? हर किसी में जरूरी नहीं है। जैसे तुमको सर मैं भी मेरा भी बना लूं, अरे तो जरूरत ही नहीं है। आगे क्या है? मैंडेटरी बनाया जाता है, और कौन कौन सी कंपनी में इसे बनाना जरूरी नहीं है? ओपीसी। ये कुछ नाम सुना हुआ सा लगता है क्या? अरे बीएम में पढ़ा होगा ना, मैनेजमेंट में। उसके अलावा कौन सी कंपनी और कौन सी? डोरमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट नहीं है। क्या नाम है? डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या? निष्क्रिय। मैं करेक्शन कराऊंगा। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर कितने करोड़ तक और पेड अप कैपिटल कितनी 50 लाख तक हो, उसे भी बनाना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश से संबंधित गतिविधियों को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और बिजनेस वाली एक्टिविटी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग। कर्जा लेने देने वाली कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। और मशीन खरीदने और बेचने वाली कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग। क्लियर है? हेडिंग लगा लिया? लिखो, कंपनी की दशा में यह वित्तीय विवरण का भाग है। कंपनी की दशा में यह वित्तीय विवरण का भाग है। और कंपनी को इसे बनाना अनिवार्य है।
कंपनी को इसे बनाना अनिवार्य है। परंतु निम्न कंपनी में इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु निम्न कंपनी में इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। बताओ बच्चों, पहली कंपनी कौन सी? 1% कंपनी। दूसरी कंपनी कौन सी? डोरमेंट कंपनी। तीसरी कंपनी कौन सी? स्मॉल कंपनी। हाँ लिखना है। पहले कौन सा? 1%। दूसरा डोरमेंट। तीसरा स्मॉल। चौथे में लिखोगे ऐसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, अथवा पेडअप कैपिटल 50 लाख तक की हो। पेडअप कैपिटल 50 लाख तक की हो। पेडअप कैपिटल कितनी हो? 50 लाख तक की हो। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ है, बताओ उसे बनाना जरूरी है या नहीं है? टर्नओवर, विक्रय 5 करोड़ है प्राइवेट कंपनी का, बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? देख के बताओ। एक प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, क्योंकि माफी केवल उन्हीं कंपनियों को है जिनका टर्नओवर कहां तक हो? 2 करोड़ तक, या कैपिटल कितनी हो? 50 लाख तक। इन्हें कैश फ्लो बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए कौन कौन सी कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है? 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, या ऐसी प्राइवेट कंपनी। क्या बोला मैंने? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो या 2 करोड़ तक हो, और कैपिटल 50 लाख तक हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं आप में से कौन उसका सही जवाब देता है। थोड़े से कान अलर्ट रखना और फिर आंसर देना। क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, क्या उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? एक पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? उसे बनाना पड़ेगा। यह माफी केवल कौन सी कंपनी को है? प्राइवेट को है। मैंने तभी तो बोला कान अलर्ट रखना। समझ गए क्या? तो माफी केवल किस किस को है? ओपीसी को है, डोरमेंट को है, स्मॉल को है, और ऐसी प्राइवेट को है। ध्यान रखना, पब्लिक यदि है तो फिर भूल जाओ, फिर तो बनाना ही पड़ेगा। कि मैं पब्लिक हूं, मेरा, अरे आगे मत बोल, मैं पब्लिक हूं, बस वो बस बस मैं पब्लिक। टर्नओवर बताओ, चुप हो जा, सुनना ही नहीं है। तेरा टर्नओवर 2 रुपए भी हो तो भी बनाना पड़ेगा। सुनेंगे कब? जब वो प्राइवेट हो। हाँ अब आगे भी बोल, तू प्राइवेट है ना, अब बोल। पब्लिक में क्यों सुनेंगे? अरे क्लियर है? जमाना ऐसे सवालों का आ गया है बच्चों। स्मार्ट क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? स्मार्ट क्वेश्चन। एक और लिख लो, इसका लेखांकन मानदंड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संख्या 3 है। द
AS of CFS is 3। रोकड़ प्रवाह विवरण का लेखांकन मानदंड संख्या 3 है। The AS of CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट is 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संख्या कौन सी है? 3। ये आ गया भैया बच्चों, जूनियर अकाउंटेंट में आ गया सवाल। ओके, AS 11 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29। AS मीन्स AS मीन्स होते हैं लेखांकन मानदंड। AS का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये क्या होते हैं? तो ICAI, क्या वर्ड बोला? भारत सरकार ने ICAI को बोला कि भाई साहब मन मर्जी यहां हो जाएगी यदि कोई नियम नहीं बने तो। क्या हो जाएगी? सर वो क्या होती है? जैसे बच्चों, लाल बत्ती पर आप क्यों रुकते हो? क्यों रुकते हो? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते या जुर्माने के कारण? जुर्माने के कारण। वैसे ही पूरे भारत में सबको खुला छोड़ दिया जाए तो सब अपने अपने ऐसे ऐसे नियम बनाएंगे कि सरकार को चवन्नी का ही टैक्स नहीं दे। कोई देगा क्या? और मैनिपुलेशन करेगा। क्या करेगा? तो भारत सरकार ने किसको इंस्पेक्टर बना दिया? ICAI। ICAI का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने लेखांकन के क्या जारी किए? नियम, मानदंड। और उन्हीं मानदंडों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? AS। AS का मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? अगली लाइन में लिखो बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण में, रोकड़ प्रवाह विवरण में कैश से संबंधित गतिविधियों को कैश से संबंधित गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जाता है। कैश से संबंधित गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें में लिखो बच्चों, परिचालन गतिविधियां। परिचालन गतिविधियां। दूसरी कौन सी बच्चों? इन्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं उसे? निवेश गतिविधियां। और तीसरी का नाम क्या? फाइनेंसिंग, जिसे क्या बोलते हैं? वित्तीय गतिविधियां। परिचालन, निवेश और वित्तीय। ठीक है बच्चों, कितनी गतिविधियां है? वापस से बोलो, कौन कौन सी? 3 गतिविधियां। पहली का नाम क्या? ये बिजनेस से रिलेटेड होती है। बोलो किससे रिलेटेड? तो बच्चों, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटियां जिसमें कैश इफेक्ट हो रहा है, या तो कैश आएगा या फिर बिजनेस से बाहर, तो उनको अपन कौन सी एक्टिविटी में लेते हैं? ऑपरेटिंग। जैसे बच्चों, नगद में माल खरीदा, कैश में गुड्स खरीदे। बताओ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? देखो, कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, क्या सोचते हैं?
माल खरीदा, आया आया माल आया। मैं माल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरा क्या नाम है, कैश का क्या हुआ। तो कैश आया या कैश गया, गया। तो ध्यान रखना ये आउटफ्लो है। तो इमोशनल मत हो ना, माल तो आया ना सर, अरे माल गया भाड़ में। चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो। एक और सवाल, कैश में गुड्स बेचा, कैश आया या गया, आया। डेटर से पैसा मिला, पैसा गया या आया, आया। क्रेडिटर को पैसा चुकाया, कैश आया या गया, गया। बताओ ये सारी की सारी कौन सी एक्टिविटी में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग। तो बच्चों देखना जरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने क्या लिख रखा है, एक बार बोर्ड पे देखो। दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू, और इधर देखो बोर्ड पे कैश इनफ्लो में क्या क्या लिखा, कैश सेल। उसके बाद क्या लिखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, कमीशन, ब्रोकरेज, रिसीव्ड इन कैश। और कैश आउटफ्लो में क्या लिखा, कैश परचेज। और क्या लिखा, पेमेंट टू क्रेडिटर इन कैश। तो लिखो बच्चों पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन गतिविधियां, परिचालन गतिविधियां। और इसमें लिखो ये गतिविधियां सामान्य व्यवसाय संचालन से संबंधित होती है, सामान्य व्यवसाय संचालन से संबंधित होती है। लिखा बच्चों, एक तरफ तो लिख लो इनफ्लो, बीच में खींचो लाइन, एक तरफ लिख लो आउटफ्लो। एक तरफ तो क्या लिखोगे, कैश इनफ्लो, बीच में क्या खींचोगे, लाइन। और दूसरी तरफ क्या लिख लोगे, कैश आउटफ्लो। अब इनफ्लो में लिखो नगद विक्रय, नगद विक्रय। इनफ्लो में लिख रहे हो ना। दूसरा लिखो रॉयल्टी, कमीशन व ब्रोकरेज की नगद प्राप्ति, ब्रोकरेज की नगद प्राप्ति। रॉयल्टी, कमीशन व ब्रोकरेज की नगद प्राप्ति। लेगा। अब बगल वाले कॉलम में आ जाओ, बताओ बगल वाला कॉलम किसका है, कैश आउटफ्लो का। बताओ कैश आउटफ्लो में क्या आएगा, नगद क्रय। बच्चों यदि क्रय और विक्रय के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा रखा हो तो अपन माल का ही मानते हैं, ये छोटी बात है, 11वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। नगद क्रय किसका, माल का, मशीन का नहीं, माल का। हाँ दूसरा लिखो पेमेंट टू क्रेडिटर, लेनदार को नगद में चुकाया, लेनदार को नगद में चुकाया। लेनदार को नगद में चुकाया, किसको, लेनदार को। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी है, एक बार देखो, ये देखो, बताओ ये क्या लिख रखा है, पढ़ो क्या लिख रखा है, पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड, और आगे क्या लिख रखा है, इनकम टैक्स पेड इन कैश। तो लिखो इसमें प्रशासनिक कौमा विक्रय एवं वितरण व्यय नगद में चुकाए, प्रशासनिक कौमा विक्रय एवं वितरण व्यय नगद में चुकाए।
और सबसे लास्ट में क्या लिखोगे? आयकर नगद में चुकाया। ये सब ऑपरेटिंग में ही चल रहा है, आउटफ्लो में। आयकर नगद में चुकाया। इनकम टैक्स नगद में चुकाया। अब ध्यान से सुनो, जो AS3 है ना, कौन सा AS? वो कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया या कितना गया, उसको निकालने के दो मेथड है। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया या कैश कितना, इसको निकालने के कितने मेथड है? और उन मेथड के नाम क्या क्या है? डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। वापस से बोलो, क्या क्या नाम है? वापस से बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश नेट कितना आया या कितना गया, ये निकालने के कितने मेथड है? बोलो कौन कौन से? तो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यूज लिया जाता है, लेकिन फर्क केवल और केवल पहली एक्टिविटी को बनाने में है। दूसरी एक्टिविटी तो दोनों क्या रहती है? सेम। यानी पहली एक्टिविटी जिसका नाम है ऑपरेटिंग, क्या नाम है? उसका नेट रिजल्ट भी दोनों मेथड में सेम रहता है, लेकिन तरीके क्या है? अलग अलग है। तरीके क्या है सर? तरीके अलग अलग। भावार्थ क्या है? जैसे बच्चों, भगवान को पाने के दो तरीके, एक तो भजन द्वारा, क्या बोला मैंने? और एक गरीबों की सेवा द्वारा। वापस से बोलो, क्या बोला? और एक गरीबों की, अंत पंत मिलेंगे कौन? भगवान। अरे हाँ, दोनों में भगवान मिलेंगे, लेकिन मेथड क्या है? अलग अलग है। एक तो क्या, भजन वाला मार्ग, और एक कौन सा वाला मार्ग? दया वाला मार्ग। इसके अलावा भी 50 मार्ग। देर आर मेनी वे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वैसी ही कहानी है, जैसे सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचने के कई मार्ग है। एक तो यूं चले जाओ, एक यूनिवर्सिटी मार्ग पकड़ लो, एक जाने किधर से जोटवाड़ा होके आ जाओ, पहुंचेंगे तो बस स्टैंड ही ना। वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, उसमें केवल और केवल कौन सी एक्टिविटी में फर्क है? ऑपरेटिंग। मेथड कौन कौन से है? दो। नाम बोलो, क्या क्या? लिखो बच्चों स्टार लगा के। परिचालन गतिविधि, परिचालन गतिविधि में परिचालन गतिविधि में शुद्ध कैश के आने, शुद्ध कैश के आने अथवा शुद्ध कैश के जाने, शुद्ध कैश के आने अथवा शुद्ध कैश के जाने के दो मेथड है। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। नंबर 2, अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। देखते हैं तुम लोगों ने कैश फ्लो हल्का कच्चा पक्का पढ़ रखा है या नहीं। ज्यादा प्रचलन में कौन सा मेथड है, डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट वाला? देखते हैं कौन बताता है। ऑप्शन भी दो ही दिए हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कौन सा मेथड ज्यादा प्रचलन में है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा प्रचलन में। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट वाला मेथड ज्यादा प्रचलन में है। ओके, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई बच्चों? ऑपरेटिंग। दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या है? ये एक्टिविटी फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को खरीदने बेचने से रिलेटेड होती है। वापस से बोलो, क्या? किसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दे। जैनित इंस्टीट्यूट ने नगद में ये बोर्ड खरीदा। नगद में क्या खरीदा? बताओ, जैनित के लिए ये बोर्ड क्या है? फिक्स्ड एसेट।
बताओ कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? कैश का आउटफ्लो हुआ। बोर्ड का क्या हुआ ये नहीं मैं पूछ रहा हूं, कैश का क्या हुआ वो पूछ रहा हूं। आया? जैनित ने पुराने जो सफेद बोर्ड है जो कि अभी ट्रेडिशन से बाहर हो चुके हैं, व्हाइट बोर्ड आते हैं, उनको बेच दिया और पैसे मिले। क्या हुआ? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देंगे। जैनित का व्हाइट बोर्ड जो था वो खरीदा था 1000 में। कितने में खरीदा था? 5 साल पहले कितने में खरीदा था? उस पर डेप्रीशिएशन लगते 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 500 रह गया। कितना रह गया? और उसे 100 रुपए में बेचा। नगद में कितने में बेचा? तो बताओ कैश फ्लो में कितना आएगा? 100 आएगा, 500 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा? केवल 100 आएगा। हमें कोई मतलब ही नहीं है कि ये बोर्ड कितने का था, हमें मतलब ही नहीं है कि डेप्रीशिएशन कितना लग गया, हमें मतलब ही नहीं है कि आज इसका WDV क्या है, हमें मतलब ही नहीं है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें मतलब ये है पैसा कितना आया या है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे, क्या खरीदे? जैसे शेयर बाजार में शेयर या डिबेंचर खरीद लिए, तो बताओ पैसा आया या गया? गया पैसा। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट पर आपको मंथली ब्याज या डिविडेंड वगैरह मिलता है, तो वो होगा I+। क्या होगा? I+। I+ मतलब इन्वेस्टिंग में प्लस। मैं यही बोलूंगा, O+O-, I+I-, F+F-। अरे समझ गए क्या? प्लस मतलब पैसा, और माइनस मतलब, और आई मतलब इन्वेस्टिंग, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एफ मतलब। तो एक्टिविटियां केवल कितनी होती है? 6। तो सर ब्लड ग्रुप की तरह है ये तो। हाँ हाँ ब्लड ग्रुप की तरह। ओके बच्चों ये देखो, बताओ ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो कब कब होगा बच्चों? फिक्स्ड एसेट बेचो, इन्वेस्टमेंट बेचो, किसमें बेचो? कैश में, या ब्याज मिले या डिविडेंड मिले कैश में। आउटफ्लो कब होगा? जब फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट खरीदो कैश में। तो लिखो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें लिखेंगे ये एक्टिविटी स्थायी संपत्ति एवं निवेश, स्थायी संपत्ति एवं निवेश के, स्थायी संपत्ति एवं निवेश के नगद क्रय विक्रय से संबंधित होती है, के नगद क्रय विक्रय से संबंधित होती है, नगद क्रय विक्रय से संबंधित होती है। बच्चों इसमें भी ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, बीच में लाइन खींच लेंगे। बताओ एक तरफ तो कौन सा कॉलम? इनफ्लो, और एक तरफ कौन सा कॉलम? आउटफ्लो, और बीच में क्या हो जाएगी? लाइन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इनफ्लो। इनफ्लो में लिखो स्थायी संपत्ति और निवेशों को नगद में बेचा। स्थायी संपत्ति एवं निवेशों को नगद में बेचा। लिखा? एक और लिखो इनफ्लो में ब्याज एवं लाभांश नगद में मिला। ब्याज अथवा ब्याज एवं लाभांश नगद में मिला।
अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आउटफ्लो। लिखो, स्थायी संपत्ति एवं निवेश नगद में खरीदे। स्थायी संपत्ति एवं निवेश नगद में खरीदे। कौन सी एक्टिविटी हो गई बच्चों? कैश आउटफ्लो। एक्टिविटी का नाम क्या था? इन्वेस्टिंग। कितनी एक्टिविटियां पढ़ा दी? नाम क्या क्या? तीसरी का नाम बोलो। किससे रिलेटेड होती है फाइनेंसिंग? किससे रिलेटेड होती है? इन्वेस्ट फाइनेंस से। किससे? देखो बोर्ड पे देखो, मेरी तरफ देखो पहले तो। फाइनेंस से रिलेटेड होती है। देखना, कंपनी ने शेयर जारी किए कैश के बदले। किसके बदले? पैसा आया या गया? हो हे भगवान, कंपनी ने शेयर जारी किए कैश के बदले। पैसा कंपनी के पास आया या गया? तुम बैठे बैठे खुद के एंगल से देख रहे हो। पैसा आया तो इनफ्लो में आएगा। कंपनी ने कैश के बदले डिबेंचर इशू किए, इनफ्लो। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, इनफ्लो। तो इनफ्लो कितना हो गया? 3। नगद के बदले शेयर, नगद के बदले डिबेंचर और बैंक लोन। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दें। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए, इनफ्लो और आउटफ्लो बोलो। इनफ्लो। बोनस शेयर क्या होता है? परिभाषा क्या है? विद्यमान अंशधारी, उनको क्या दिए जाते हैं? फ्री में शेयर दिए जाते हैं। कंपनी इसमें पैसे प्राप्त करती है क्या उनसे? तो कंपनी की जेब से पैसे गए या आए या कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्यों इमोशनल हो रहे हो? है? अरे कैसे इमोशनल हो जाते हो तुम? या तो इनफ्लो बोलूंगा या फिर आउटफ्लो बोलूंगा। अरे कहां होगा? अरे अपने एम्प्लॉय ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री पॉकेट में शेयर दिए। बताओ कैश आया क्या? कैश गया क्या? कसर शेयर तो गए ना। अरे मैं कैश फ्लो पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अच्छा अगला सवाल। कंपनी ने राइट शेयर इशू किए, इनफ्लो आउटफ्लो या कुछ नहीं? इनफ्लो, क्योंकि राइट शेयर में कंपनी क्या लेती है? पैसा। अच्छा डिबेंचर का रिडम्पशन किया, इनफ्लो या आउटफ्लो? रिडम्पशन मतलब पैसा चुकाया, आउटफ्लो। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन किया और उनके डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट कर दिए, इनफ्लो आउटफ्लो या कुछ नहीं? कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शेयर में। जेब से तो कुछ चवन्नी नहीं गई। अरे क्लियर है? तो थोड़ा लगाना दिमाग। क्या लगाना? हाँ, सरस डेयरी का घी खाया करो, मिलावट से दूर रहो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? मूवमेंट ऑफ फाइनेंस। इनफ्लो में क्या लिखा हुआ है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर इन कैश, टुक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन। आउटफ्लो में क्या लिखा हुआ है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इन कैश एंड लोन को क्या किया? रीपे। लिखो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यह गतिविधि वित्त के आने जाने से संबंधित होती है। वित्त, फाइनेंस सबसे बड़ी चीज है बच्चों। 99% इस दुनिया की समस्याएं इसी से सॉल्व हो जाती। किससे? पैसे से। किससे?
कितनी? 99.9 का सर 100 ही बोल देते। तो बच्चों इस पैसे से आदमी मरा हुआ जीवित नहीं हो सकता, बस यही एक कमी रह गई, बाकी सब कुछ हो जाता है, जो चाहो वो हो सकता है। इसी कारण से वित्त को व्यवसाय का खून कहा गया है। जैसे मानव के शरीर में खून, वैसे ही बिजनेस में वित्त, पैसे। समझ गए? पैसे की माया है, तभी तो तुम यहां बैठे हो, वरना तुम क्यों बैठे रहते? पक्की नौकरी होगी, हर महीने तनख्वाह मिलेगी, लग्जरी लाइफ होगी, लोग बाग नमस्कार करेंगे, कुर्सी ले लेके आगे पीछे भागेंगे। यही तो माया है। लिखेंगे एक तरफ इनफ्लो, एक तरफ आउटफ्लो। पहले इनफ्लो में लिखो इक्विटी शेयर कॉमा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कॉमा प्रेफरेंस शेयर व डिबेंचर नगद में जारी किए, व डिबेंचर नगद के बदले जारी किए, व डिबेंचर किसके बदले? कैश के बदले जारी की। एक और लिख लो इनफ्लो में, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण लिया, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन क्या लिया? ऋण। तो पैसा तो बच्चों इन कामों से भी आ सकता है, कर्जे से भी आ सकता है पैसा, तो इससे उसकी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ेगी। तो भाई 200 लाख हो गया, अरे कर्जे से हुआ है भाई, ये कर्जे वाला आदमी है। कौन से वाला है? कर्जे वाला है तो। फिर लिखो आउटफ्लो, आउटफ्लो में लिखो अधिमान अंश एवं ऋण पत्रों का नगद में शोधन किया, अधिमान अंश एवं ऋण पत्रों का किसमें शोधन बच्चों? नगद में, कन्वर्जन के थ्रू नहीं, नगद में। लोन नगद में चुकाया, लोन नगद में चुकाया, लोन किसमें चुकाया? नगद में। और लिखो ब्याज अथवा लाभांश नगद में चुकाया, और यहीं से बनता आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ब्याज और लाभांश नगद में चुकाया, और यहीं से बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो सर क्या बनता है, तो बताता हूं बच्चों। कैश आउटफ्लो की बोलूं? प्रेफरेंस शेयर एवं ऋणपत्र का नगद में शोधन किया, प्रेफरेंस शेयर एवं डिबेंचर का नगद में शोधन किया। नगद में शोधन करने का मतलब क्या है? पैसे देके उनको विदा किया। बोर्ड पे देखो बच्चों, जो सवाल आता है उसको समझने की कोशिश करना। उतारना मत अभी। बोलो बच्चों कितने नाम लिखे मैंने? बोलो क्या क्या नाम लिखे?
इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड। कितनी एक्टिविटियां है ये? चार। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये कौन सी एक्टिविटियां है। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं यहां पर बच्चों अदर कंपनी। क्या लिख रहा हूं मैं? सर मतलब क्या होता है अदर कंपनी का? बच्चों एक तो मैं कंपनी ले रहा हूं जिसका काम धंधा ही बैंकिंग हो। क्या हो? काम धंधा ही क्या हो? बैंकिंग। कर्जा लेना, कर्जा देना, निवेश खरीदना, निवेश बेचना। और एक ये मैंने क्या लिखा बच्चों? बैंकिंग कंपनी अथवा इन्वेस्टमेंट कंपनी। बोलो क्या लिखा मैंने? बैंकिंग कंपनी अथवा, और इनको छोड़कर बाकी की कंपनी। एक कॉलम में तो क्या लिखा मैंने? एक बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट, और एक क्या लिखा? इनके अलावा बाकी की कंपनी। तो मुझे आप ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है मैंने? आपको पढ़ाया मैंने? ऑपरेटिंग होगी क्या ये? इन्वेस्टिंग होगी या इंटरेस्ट रिसीव्ड? यस। आप देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड को मैंने कहां लिखवाया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड को मैंने लिखवाया है आई प्लस में। अरे कहां लिखवाया है? यानी यदि मैंने कहीं से निवेश खरीद लिया और उन पर मुझे हर साल ब्याज मिलता है तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग प्लस। लेकिन यदि मैं ब्याज चुकाता हूं, इसका मतलब है ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? एफ माइनस। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग माइनस। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये भी कौन सी एक्टिविटी है? आई प्लस। और यदि मैं डिविडेंड चुकाता हूं तो ये मेरी कौन सी है? एफ माइनस। डिविडेंड चुकाया तो इन्वेस्टिंग माइनस की होगी बच्चे, फाइनेंसिंग माइनस। भाई आपने शेयर जारी किए, पैसा आया, ये एफ प्लस है। लेकिन आप शेयर धारकों को डिविडेंड चुकाओगे तो क्या होगा? एफ माइनस, फाइनेंसिंग माइनस। सबसे खतरनाक जुगाड़ है वो है ये। मुझे बताओ जिसका काम धंधा ही, बैंक का काम धंधा ही ब्याज लेना और ब्याज चुकाना है या नहीं? अरे ब्याज लेना और ब्याज चुकाना है या नहीं है? है। तो बताओ ब्याज रिसीव्ड हुआ उसके लिए क्या होगा? ओ प्लस। ब्याज चुकाया उसके लिए क्या होगा? ओ माइनस। डिविडेंड रिसीव्ड उसके लिए क्या होगा? ओ प्लस। बट सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस वो है डिविडेंड चुकाया, वो ऑलवेज क्या होगा? एफ माइनस। सर डिविडेंड चुकाया ये भी ओ माइनस में ही डाल दो ना। तो बच्चों डिविडेंड कंपनी कब चुकाती है? जब उसने शेयर जारी कर रखे हो, और शेयर जारी करने पर जो पैसे आते हैं वो एफ प्लस होते हैं और उनको डिविडेंड चुकाया जाता है। तो चाहे कोई सी भी कंपनी हो वो क्या होता है? एफ माइनस। तो ये सवाल हजारों बार आ चुके हैं, मतलब इतने बार आ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो ध्यान रखना, ब्याज आता है आई प्लस। क्या बोला मैंने? ब्याज जाता है आई माइनस नहीं, एफ माइनस। ब्याज और डिविडेंड आया, वापस से बोलो क्या आया? तो कब आता है ब्याज और डिविडेंड? जब आपने निवेश कर रखा होगा तभी आता है। अरे कोई आदमी आपको ब्याज देके जा रहा है, खुशी से देके जा रहा है, कब देके जाएगा? इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट पर जब पैसा आता है तो वो आई प्लस ही तो होता है। लेकिन जब आप ब्याज चुकाते हो, क्या चुकाते हो? तो आप ब्याज कब चुकाते हो? जब आपने कर्जे ले रखे हो, एफ माइनस। लाभांश कब चुकाते हो? जब आपने शेयर इश्यू कर रखे हो, एफ माइनस। लेकिन एक कंपनी का काम धंधा ही क्या है? कर्जा लेना, कर्जा देना। तो उसके लिए ब्याज कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, ओ प्लस ओ माइनस। डिविडेंड आया ये क्या होगा? ओ प्लस। लेकिन डिविडेंड चुकाया ये क्या होगा? एफ माइनस। कॉपी करो इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग लगा लो, महत्वपूर्ण बिंदु।
नहीं नहीं, वो लिखा हुआ रहता है इनफ्लो इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो लिखूंगा तो फ्लो फ्लो ही दिखेगा तुम। यहाँ कम से कम प्लस का मतलब तो आपको पता तो है आना, और माइनस का मतलब क्या जाना, और आई का मतलब क्या इन्वेस्टिंग। जितना शॉर्ट कर सकते हो, देखो परीक्षा में विस्तृत के साथ में उसको शॉर्ट करके दिमाग में रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। भाई यदि चीज आपके एग्जाम में जिसे कहते हैं ना मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर उस मंत्र का क्या फायदा। आपने तो कैश फ्लो रगड़ के पढ़ लिया बढ़िया, लेकिन इनके इनके मीनिंग पता नहीं हुए, फिर क्या करोगे, फिर तो फंस जाओगे ना। तो पता भी तो होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगला पॉइंट जो आता है वो आता है, एक तो वर्ड होता है कैश और एक वर्ड होता है कैश इक्विवेलेंट। वापस से बोलो क्या। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वापस से बोलो क्या। कैश का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी हाथ में रखा पैसा और बैंक में रखा पैसा किस में आता है, कैश में। और एक वर्ड होता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है रोकड़ समतुल्य। क्या, रोकड़ समतुल्य मतलब रोकड़ जैसा। जैसे नगद वाला तो ले लिया ना अपन ने कैश में, अन्य नगद में तो नहीं होता, वो तो ठीक है, लेकिन रोकड़ समतुल्य में क्या आएगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विद इन 15 डेज, कई बुक में 15 है, कई बुक में 3 महीने है, कई बुक में कितने दिन है, कई बुक में कितना है, में किस में बदल जाते हो, कैश में, और जिन पर जोखिम न के बराबर हो। जोखिम किसके बराबर, और किस में बदल जाते हो, कितने दिन में, 3 महीने में किस में बदल जाते हो, कैश। जैसे आपकी एफडीआर है, बताओ इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। बैंक में एफडी कराते हो उसमें जोखिम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अरे कहीं का जोखिम है यार, बैंक में एफडी में अच्छा ऊपर नीचे भाव हो सकते हैं क्या एफडी के, और कल तो बढ़ गए आज कम हो गए, हे भगवान। आप देखा करो बुजुर्ग आदमी जो होता है ना वो हमेशा बैंक एफडी कराता है, क्या करवाता है। और जो जवान आदमी होता है आप लोगों की तरह, वो शेयर बाजार खेलता है, ड्रीम 11 खेलता है, सट्टा पत्ता जुआ खेलता है, रिस्क नहीं लेना चाहता बुजुर्ग आदमी। हमेशा हाथ में क्या चाहता है, कैश, क्योंकि जिसके पास है कैश वो करता है ऐश। सर ऐश तो अभिषेक के पास है, छोड़ चुकी। मैंने इस कारण से लिखवाया है कि यदि रिडम्पशन थ्रू कन्वर्जन करवाया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर का रिडम्पशन किया और पैसा देने की जगह उनको शेयर दे दिए, क्या दे दिए, तो बताओ क्या होगा, न तो कैश आएगा न कैश जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, आप एक डिबेंचर होल्डर हो, आपने डिबेंचर है, अब मेरे को रिडम्पशन करना है, मैं एक कंपनी हूं, तो मेरी जेब से क्या जाएगा, पैसा। लेकिन मैंने आपको कहा आप मेरे को डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दो, मैं बदले में आपको क्या देता हूं, शेयर। तो बताओ मैं कंपनी की जेब से कोई पैसा गया नहीं और कंपनी की जेब से पैसा आया। इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके पास में एक प्लॉट है, आप प्लॉट बेच रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, कैश आएगा या जाएगा, आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास मशीनरी है, मैं मशीन दिया आता हूं, बताओ आपके पास कैश आया क्या, नहीं, कैश गया क्या, नहीं, बस क्या हुआ, जमीन चली गई, मशीन आ गई, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो ही नहीं हुआ वस्तु विनिमय। तो यदि रिडम्पशन किसके थ्रू हो, कन्वर्जन के थ्रू, तो उसमें इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। मैंने जब भी तो चिल्ला चिल्ला के कैश वर्ड लिखवाया है बार बार। आप हर लाइन में देखो, हर लाइन में देखो, हर सेंटेंस में देखो, मैं कौन सा शब्द लगा देता हूं, कैश। आप देखो कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के देखो, सब में कौन सा शब्द जोड़ देता हूं, कैश। क्लियर है, चलो इसको कल देखते हैं।